यह है कि सरकारी दफ्तरों में 100% लोग हाजिर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद शर्मा जी, आज तक से बातचीत करने के लिए। क्या क्या आप कल से खोल रहे हैं? बहुत धन्यवाद। देखिए, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुपालन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में उसका अक्षरशः पालन किया है। हमारा परिवहन का आवागमन खुल रहा है। उसके अलावा जो होटल रेस्टोरेंट हैं वो खोले जा रहे हैं, और साथ साथ स्कूल कॉलेजेस के बारे में तो हम लोग जुलाई में खोलने पर विचार करेंगे उनको। और साथ में जो यहाँ पर पार्कें हैं उनको पार्क को भी विशेष निर्देश के साथ खोलने का निश्चय किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें, ऐसी मिठाई की दुकान पर भी वहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन मिठाई की दुकान भी खुली करने का निर्देश दिया गया है। साथ में जो सैलून है उनको भी विशेष निर्देशों के साथ में विशेष सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वो उसका अपनी दुकानें खोल सकेंगे। साथ में जो बस सेवा है वो भी चल सकेगी, लेकिन उसमें तमाम जो सावधानी और सुरक्षा के उपाय हैं उनका अनुपालन करना आवश्यक होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पे प्रदेश सरकार ने गौर किया है कि ये खुलनी चाहिए जी। केवल पठन पाठन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम जुलाई में उस चीज़ को निर्णय करेंगे कि कब खुलेगा। मतलब साफ है कि जुलाई तक स्कूल, कम से कम उत्तर प्रदेश में स्कूल, कॉलेजेस और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद रहेंगे। लेकिन शर्मा जी, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को लेकर लगातार विवाद भी रहा, संशय भी रहा, आवाजाही कभी खोली गई कभी रोकी गई। डीएम्स पर, कलेक्टर्स पर यह फैसला आपने क्यों छोड़ा कि यह फैसला वो लेंगे? देखिए, अभी गाजियाबाद और नोएडा में स्थितियां ये हैं कि जो संक्रमण के तमाम केसेस अधिकांश संख्या में पाए गए हैं। आवागमन अभी एकदम से अगर खोल देंगे पूरी तरीके से तो वहां पर तमाम अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खोलने का निश्चय हुआ है। और तमाम जो पहले की सख्त बंदेजी थी उनका सरलीकरण किया गया है। लेकिन दिनेश जी, अगर ऐसा है तो आपके पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1000 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन्स हैं। वहां किस तरह की रियायत है, या वो पूरी तरह से बंद रहेंगे? देखिए, कंटेनमेंट जोन में तो व्यवस्थाएं पहले की ही लागू होंगी और उनमें लेकिन साफ सफाई करने की छूट होगी। बाकी जो व्यवस्थाएं पहले से थी, प्रतिबंध था आवागमन का, दुकानों को बंद करने का, तो वो कंटेनमेंट जोन में अभी वो लागू रहेगा। एक बहुत बड़ी समस्या आती है नियमों का पालन। इसमें पुलिस प्रशासन की एक अहम भूमिका शर्मा जी आ जाती है। किसी तरह के दिशा निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन की ड्यूटी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो एक लंबे अरसे तक उनको लगातार करनी पड़ती है। लेकिन चूंकि लॉकडाउन की स्थितियों में और अनलॉक में स्थितियों में, अनलॉक 1 में अंतर है। आवागमन के संदर्भ में जैसे जो कर्मचारी जा रहा है तो उसका सर्विस का कार्ड ही उसका पास माना जाए, या इस प्रकार की व्यवस्थाएं, यानी छूट पहले की अपेक्षा अधिक छूट दी गई हैं, जिसमें आवागमन में बहुत सारी बाधाएं ना उत्पन्न हो सके। पुलिस कर्मियों को एक लिबरल एटीट्यूड के साथ में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने का और साथ में अपनी सुरक्षा साधनों का पूरी तरीके से पालन करने का आदेश दिया गया है। दिनेश शर्मा जी, अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर चीज़ें अब खुल गई हैं। कल से उत्तर प्रदेश में कामकाज शुरू हो जाएगा, लेकिन कौन सी वो ऐसी ज़रूरी बात है जो आप प्रदेश के लोगों से कहना चाहेंगे कि जिसका वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखें? देखिए, कोरोना एक संक्रामक ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी जाने वाली नहीं है। हमें अपनी लाइफस्टाइल में इसे शामिल करना पड़ेगा, और हमें अपने कामकाज बंद नहीं हो सकते। हमारी अर्थव्यवस्था को संतुलित करना, रोज आम
पब्लिक को जो हो रही कठिनाइयाँ थी उनको कम करना, ये हमारा दायित्व बन गया था। तो हमें इस कारण से इन सारी व्यवस्थाओं में ढील देना पड़ रहा है, लेकिन साथ में ये चेतावनी भी है कि हमें सारे जो सुरक्षा के उपाय बताए गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में, फिजिकल डिस्टेंसिंग के संबंध में, सैनिटाइजिंग के संबंध में जो हमें तमाम चीज़ें बताई गई थी, उनका पालन जो है कठोरता के साथ कि हम निकलें बाहर तो कंपलसरी है कि मास्क लगाकर ही हम निकलें। जो हम सैनिटाइज करने के बाद ही हम हर समय अपने अन्य कार्यों में संलग्न बने। ये सारी चीज़ें अत्यंत जरूरी होंगी। शादी ब्याह में जाते हैं तो 50 के संख्या में, अंतिम संस्कार में जाते हैं तो 20 की संख्या में, यानी संख्या का भी हम अनुपालन करें, उससे हम अतिक्रमण नहीं करें। जो सरकार ने छूट दी है, अगर पार्क में जाने के लिए तो पार्क में पेट्रोलिंग होती रहेगी। पार्क में ये नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाएं, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग को भूल जाएं। तो ये सारी चीज़ें अभी करनी होंगी और आम जीवन में एक तरीके से कोरोना के प्रति सावधानी को साथ में संलग्न करना पड़ेगा और इसको एक आम जीवन का अंग बनाना पड़ेगा, इन सारी सावधानियों को। तभी हम आगे अपनी जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियां हैं उनको संचालित कर सकते हैं, उनका निर्वहन हम तभी संभव कर सकते हैं। शर्मा जी, हमारे देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। एक आशंका ये रहती है शर्मा जी, जब आप अनलॉक 1 में 1 महीने के लिए इतने बड़े बड़े फैसले आपने लिए हैं तो संक्रमण बढ़ने की आशंका रहती है। उसके मद्देनजर क्या विशेष इंतजाम है? देखिए, जो हमारे प्रवासी भारतीय प्रवासी मजदूर श्रमिक बड़ी तेजी की संख्या के साथ में यहाँ पर आए हैं, उनको लेकर एक चिंता जरूर हुई है कि महाराष्ट्र से, गुजरात से, तमाम पंजाब से, अन्य संक्रमित क्षेत्रों से हमारे वो श्रमिक आ रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य हो जाता है कि उनका हम एक मेडिकल परीक्षण करें, उनकी स्क्रीनिंग करें। उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद में उनका क्वारंटाइन कराने की व्यवस्था कराएं और क्वारंटाइन की व्यवस्था में उनके भोजन पानी की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री जी ने तो हमारे उत्तर प्रदेश में आदेश दे रखा है कि आते ही उनका अगर कार्ड है तो ठीक है, नहीं कार्ड है तो उनका कार्ड बनाने का, उनको 1000 रुपये उनके भरण पोषण का देने का, उनका बीमा कराने का और उनकी स्केलिंग कराने का। स्केलिंग इस बात की कि वो किस कार्य को करने में योग्य हैं। कोई रियल एस्टेट के लिए लायक है तो कोई बुनकर का काम कर सकता है, तो कोई सर्राफे का जेवर बनाने का काम कर सकता है, तो कोई ब्यूटी पार्लर का काम कर सकता है। तो जो जिस काम को कर सकता है उसके कॉलम में वो उसकी योग्यता लिख जाएगी, जिससे उनके 14 दिन का क्वारंटाइन के बाद में उनकी छटनी करा के उनको उस काम में लगाया जा सके, चाहे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में लगाया जा सके, चाहे उनको जो हमारा यहाँ पर लघु उद्योग हैं उनके साथ में उनको जोड़ा जा सके, या मनरेगा के साथ में उनसे काम कराया जा सके, या अन्य निर्माण कार्यों में उनको हम भेज सकें। ये व्यवस्था हम लोग उसके बाद करते हैं। तो सबसे पहला है उनका उपचार करना, उनकी स्क्रीनिंग करना, उनको क्वारंटीन करा के अलग से रखना, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करना और मुफ्त में उनको भोजन का किट भी, राशन भी 15 दिन का उपलब्ध कराना। ये सारी चीज़ें हमारे आने के बाद में हम लोग सावधानी के तौर पर रख रहे हैं। और तमाम ऐसे अगर देखा जाए तो 30 लाख के आसपास श्रमिक अभी तक आ चुके होंगे और उन सारे श्रमिकों का स्केलिंग का काम भी लगभग पूरा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा काम है जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है कि हम उनको केवल रख नहीं रहे हैं, केवल उनको हम ला नहीं रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट में बसों में, बल्कि उनको लाने के बाद में भविष्य में हम उनको रोजगार दे सकें, इसकी भी पूरी तैयारी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कर रही है। शर्मा जी, कोरोना काल में श्रमिकों की समस्याएं काफ़ी सामने आई, देश ने देखी। आपने बहुत सारी अभी उनके इंतज़ाम की बात भी की, उनकी देखभाल की, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास शर्मा जी जो है वो भी कम प्रभावित नहीं हैं। नौकरियां चली गई हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, फैक्ट्रीज बंद हो गई है, वहाँ काम नहीं है। ऐसे इस वर्ग के लिए क्या कुछ प्लानिंग है आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ पूरक का काम करती है।
मिलकर एक समन्वित जो बेहतर समन्वय का कार्य है वो उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र के सरकार के साथ में कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चलाया है उसके अंतर्गत जो भी 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, लोगों को ऋण उपलब्ध कराना, सस्ती दरों पर बगैर गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना, व्यवसाय को जारी रखने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, वेतनों का भुगतान करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, यानी ये सारी चीज़ों को ये किया गया है कि व्यवसाय, लघु उद्योग, छोटे उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग संतुलित श्रेणी में आए, वो अपने कर्मचारियों को कम से कम उनका भुगतान कर सकें और अपने व्यावसायिक गतिविधियों को आगे चला सकें। सरकार ने विभिन्न प्रकार के सहूलतें देने की भी घोषणाएं करी हैं। बड़े उद्योगों में भी जैसे आईटी के क्षेत्र में है या आईटी के क्षेत्र में बहुत बड़ी सुविधाएं दी गई कि जो बाहर जो चाइना से विमुख होकर अन्य देशों में उद्योग जा रहे हैं तो वो वियतनाम या अन्य जगहों पर ना जाएं बल्कि वो भारतवर्ष में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में आ सकें। इसके लिए 20% की जगह 40% तक पुरानी मशीनों को लगाने की अनुमति भी उत्तर प्रदेश में केवल भारतवर्ष में दी गई है कि जिससे भारी उद्योग भी यहाँ पर लगाया जा सके। तो ये एक ऐसा आर्थिक नियोजन है मुख्यमंत्री जी का जिसके अंतर्गत छोटे उद्योगों को भी प्रश्रय दिया जा रहा है और बड़े उद्योगों को भी अपने वहाँ नए नए उद्योग लग सकें उसके भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। आर्थिक संतुलन स्थापित हो इसके लिए तमाम प्रकार के जो उपरिव्यय हैं उनमें कमी की गई है और तमाम प्रकार की बचतों को लाके सारा कुछ कोरोना का जो संक्रमण है इससे हुई जो संभावित हानि है उसको रोकने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की गई है। दिनेश शर्मा जी, कोरोना के संकट काल में राज्यों में टकराव भी बहुत हुआ। राजस्थान और आप आमने सामने रहे, एक दूसरे पर आरोप लगाया। आपको लगा, आप मानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, राज्य अपने स्तर पर लड़ रहे हैं, वहां हानि पहुंची है, नुकसान हुआ है? नहीं, देखिए, ये पूरी टीम इंडिया एक साथ काम कर सके ये प्रधानमंत्री जी की पहल रही है और उत्तर प्रदेश ने भी इसको माना है। एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में कुछ लोगों के द्वारा बसों को लेकर टकराव की स्थिति पैदा की गई और ऐसे समय पर जब संक्रमण काल था तो राजस्थान सरकार के द्वारा पेड बसों को उपलब्ध कराने की बात जो की गई कि हम जो वहाँ के बच्चे हैं उनको आप ले जाएंगे तो उनका भुगतान करना होगा, तो उस बात को लेकर जब उसको उजागर किया गया, उनके द्वारा अन्य गलत तथ्यों के तौर पे बातें कही गई, तो यहाँ से जब उजागर किया गया उत्तर प्रदेश से, तो इसको आप टकराव नहीं कह सकते हैं बल्कि कह सकते हैं कि उन तथ्यों का प्रस्तुतिकरण है जिनको उन परिस्थितियों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में जो संवाद था उस संवाद को जरूर प्रस्तुत किया गया, लेकिन हमारा मतभेद ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन शर्मा जी, जनमानस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और हमारे ही देश में राज्य अगर इस तरह से किसी भी बात को लेकर आमने सामने होते हैं तो वो ठीक नहीं है। अब कल से जब आप राज्य को पटरी पर ला रहे हैं, आप किस तरह की आशा राज्य के वासियों से करते हैं? हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग अनुशासित हैं और बहुत संवेदनशील भी हैं। उन्होंने लॉकडाउन 4 तक का उन मनोस्थितियों को देखा है जिनमें हमने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है। तो मुझे उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों से ये पूरी आशा है कि हम कोरोना की जंग को मिलकर लड़ेंगे, सावधानी से लड़ेंगे, सरकार के दिए हुए आदेशों का अनुपालन करते हुए लड़ेंगे और इस जंग को ये लंबी लड़ाई लड़ेंगे। ये लंबी लड़ाई है और ये एक दिन में समाप्त होने वाली लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में जंग में जिस प्रकार से होता है कि हर पल सतर्कता का होता है, तो ये हर पल सतर्कता के साथ हम अपने जीवनचर्या का निर्वहन करेंगे और साथ में हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हमारी जो दी गई लॉकडाउन के दिशा निर्देश थे उनका अच्छा सा पालन हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। मुझे उत्तर प्रदेश में मैंने पहले ही शब्द का प्रयोग किया कि संवेदनशील लोग हैं
और वो भली प्रकार से कायदे कानून को समझ चुके हैं। त्यौहार बड़े बड़े निकले, यहाँ बड़ा मंगल का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, नवरात्रों का त्यौहार आया और होली के आसपास ही ये लॉकडाउन लगा था और उसके बाद में ईद का पवित्र त्यौहार भी आया। सबने जिस प्रकार से अनुपालन किया है, जो सरकारी अनुदेश थे उनका अनुपालन जो कि हुआ है, तो एक विश्वास जगह है कि उत्तर प्रदेश अपनी इस लड़ाई को मिलकर लड़ने में सक्षम है। नरेश शर्मा जी, आज तक के माध्यम से आपने उत्तर प्रदेश के लोगों, देश के लोगों को कल से लेकर अगले 1 महीने तक की अपनी जो योजना बताई है, उसके लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं उत्तर प्रदेश तमाम राज्यों के साथ पूरे देश में कल से व्यापार शुरू हो, लोग अपना काम शुरू करें और हम कोरोना से लड़ पाएं। धन्यवाद शर्मा जी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।